इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। 8 अप्रैल के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिका और ईरान 2 हफ्ते की जंगबंदी पर राजी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 12,900 पॉइंट्स का इजाफा। ये मुज़ाकरात अमरीकी फरीक पर मुकम्मल अदम एतमाद के बावजूद जुम्मा 21 फरवरी से इस्लामाबाद में शुरू होंगे और ईरान ने इन मुज़ाकरात के लिए 2 हफ्तों का वक्त मुकर्रर किया है। ये मुद्दत फरीक़ैन की बाहमी रजामंदी से बढ़ाई भी जा सकती है। این زمان با توافق طرفین قابل تمدید است. ضرورت دارد این آخرین پیام مذاکره حرامه. जानिए पाकिस्तान की दरखास्त पर अमेरिका और ईरान 2 हफ्ते की जंगबंदी पर कैसे और किन शराइत पर तैयार हुए। गुज़िश्ता रात की काफ़ी कशीदा सूरत हाल और फिर रात भर की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज सुबह ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान दोनों सीज़ फायर पर राज़ी हो गए हैं। अमेरिका और ईरान की तरफ से भी मुख्तलिफ पैगामात में इस बात की तस्दीक की गई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब अमेरिका और ईरान दोनों को पाकिस्तान में इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को मदऊ किया है ताकि वो बराह रास्त बातचीत कर सकें और इस सीज़ फायर के बाद इस जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए कोई कंक्लूसिव इक़दाम किए जा सकें। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी के बावजूद लेबनान पर इसराइली हमले जारी। चीन को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एतमाद साजी का अमल जारी रहने की उम्मीद। 再度升温以来，中方一直在以自己的方式斡旋促谈，多渠道、多层级同双方保持密切沟通，为对话创造条件，提供平台。 नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के खिलाबाज चांद की जानिब से अपने तारीखी सफर की तकमील के बाद अब वापस जमीन की तरफ रवां दवा। अगर आप किसी को ये कहते सुने कि दुनिया चांद तक पहुंच चुकी है तो अब आप कह सकते हैं कि अब तो चांद से थोड़ा आगे जाकर यू टर्न भी ले चुकी है। भारत में रिवायती हुनर का जदीद मशीनों से मुकाबला, क्या कारीगरों का फन बच पाएगा? बहुत से तो कहने वाले कहते हैं कि बाप ना है क्या करोगे, मगर ये है कि हाँ जो मुझसे होगा वो करो। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। मंगल और बुध की दरमियानी रात थी। पाकिस्तान की घड़ियां 3:32 दिखा रही थी। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में शाम के 6:32 हो रहे थे और ईरान में रात के 2:02। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को दी गई मोहलत खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा और 28 मिनट बाकी रह गए थे। वो धमकी दे चुके थे कि आज रात पूरी तहज़ीब खत्म हो जाएगी। ट्रंप ईरान से बारहा ये मुतालबा कर चुके थे कि आबनाए हुर्मुज़ खोल दे और इसे पत्थर के दौर में वापस धकेलने की धमकियां भी दे चुके थे, जबकि ईरानी तहजीब को मुकम्मल ख़त्म करने की ताज़ा तरीन धमकी ने कई खौफनाक क्यास आराइयों को जन्म दिया था। हर कोई यही सोच रहा था कि अमेरिका कोई बहुत हौलनाक और तबाहकुन कदम उठाने जा रहा है। दुनिया दम साधे आने वाले वक्त का इंतजार कर रही थी कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:32 पर अमेरिकी सदर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से एक पोस्ट की गई। इस पोस्ट में 2 हफ्ते की मशरूत जंगबंदी का ऐलान किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से होने वाली गुफ्तगू की बुनियाद पर मैं 2 हफ्तों की मुद्दत के लिए ईरान पर बमबारी और हमलों को मुअत्तल करता हूँ। अमेरिकी सदर की पोस्ट में यह भी वाज़ेह किया गया कि यह जंगबंदी 2 तरफ़ा होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के वजीर आज़म और फील्ड मार्शल ने उनसे दरख्वास्त की कि वो आज रात ईरान पर हमले ना करें, इस शर्त के साथ कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलने के लिए रजामंद हो। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में ट्रंप का कहना था कि जंग मुअत्तल करने की वजह यह है कि हम पहले ही तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर चुके हैं और ईरान के साथ तवीलुल मुद्दती अमन और मशरक़ वस्ता में अमन के हवाले से एक हतमी मुआहदे पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं।
पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उन्हें ईरान की जानिब से 10 नकात पर मुश्तमिल एक तजवीज़ मौसूल हुई है और उनका ख्याल है कि ये मुज़ाकरात के लिए एक काबिल अमल बुनियाद फराम करती है। अमरीकी सदर का ये भी कहना था कि माजी के तनाज़ात के तकरीबन तमाम मुख्तलिफ नकात पर अमरीका और ईरान में इत्तफाक राय हो चुका है। तहम 2 हफ्तों की ये मुद्दत मुआहदे को हतमी शक्ल देने और इसे अमली जामा पहनाने में मदद देगी। तनाज़े में शरीक एक और मुल्क इसराइल ने अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से 2 हफ्तों के लिए हमले मुअत्तल करने के मशरूत फैसले की हिमायत तो की है, ताहम ये भी कहा है कि जंग बंदी का इतलाक लेबनान पर नहीं होगा। इसराइल की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइल इस बात को यकीनी बनाने के लिए अमरीकी कोशिशों की हिमायत करता है कि ईरान अब अमेरिका, इसराइल और उसके अरब पड़ोसियों और दुनिया के लिए जोहरी मिसाइल और दहशतगर्दी का खतरा न बन सके। बयान के मुताबिक अमेरिका ने इसराइल को बताया है कि मुज़ाकरात के दौरान इन मुश्तरका अहदाफ को हासिल करने की कोशिश की जाएगी। इससे कबल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम फरीकों से अपील की कि वो 2 हफ्तों के लिए हर जगह जंग बंदी करें ताकि सिफारतकारी जंग के हतमी खात्मे तक पहुँच सके, जो खित्ते में देर पा अमन और इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है। एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि सिफारतकारी को अपना रास्ता मुकम्मल करने देने के लिए मैं सदर ट्रंप से मुखलिसाना दरख्वास्त करता हूं कि वो डेड लाइन में 2 हफ्तों की तोसी करें। उन्होंने मजीद लिखा कि पाकिस्तान पूरी दयानतदारी के साथ अपने ईरानी भाइयों से दरख्वास्त करता है कि वो नेक नीयती के तौर पर 2 हफ्तों के लिए आबनाए हुर्मुज़ खोल दें। इस अपील के बाद पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम ने इस हवाले से पेश रफ्त की तस्दीक करते हुए कहा कि फ़िलहाल सूरत हाल एक निहायत नाजुक और हसास मरहले से एक कदम आगे बढ़ चुकी है। रज़ा अमीरी ने तजवीज़ दी कि अगले मरहले में ज़रूरी है कि एहतराम और बाहमी शाइस्तगी को तरजीह दी जाए और बयानबाजी और गैर ज़रूरी तकरार की जगह संजीदगी ले ले। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की मस्बत और नतीजा खेज नेक नीति पर मबनी कोशिशें एक निहायत अहम और हसास मरहले में दाखिल हो रही हैं। जंग बंदी के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को जुमे को इस्लामाबाद में 10 नुकाती एजेंडे पर मुज़ाकराती अमल के लिए मदऊ किया है और फिर ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को 2 हफ्तों के लिए खोलने का बाज़ाबिता ऐलान भी कर दिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जानिब से एक सरकारी बयान जारी किया गया, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने ट्रुथ सोशल पर शेयर किया। अपने बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा, इस्लामी जमहूरिया ईरान की जानिब से मैं अपने मुअज़्ज़ज़ भाइयों पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने खित्ते में जंग के खात्मे के लिए अनथक कोशिशें की। उन्होंने लिखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पोस्ट पर बिरादराना दरख्वास्त की और अमेरिका ने 15 नुकाती तजावीज़ के साथ मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। इसके साथ साथ अमरीकी सदर ने यह ऐलान भी किया कि वो ईरान की जानिब से 10 नुकाती तजावीज़ को मुज़ाकरात की बुनियाद के तौर पर कबूल करते हैं। अब्बास अराग़ची ने लिखा कि इसको मद्देनज़र रखते हुए ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान करता हूँ कि अगर ईरान के खिलाफ हमले रोके जाते हैं तो हमारी मुसल्लह अफ़वाज अपनी दिफाई कार्रवाइयाँ भी बंद कर देंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि 2 हफ्तों के लिए आबनाए हुर्मुज़ से गुजरना मुमकिन होगा, ताहम इसके लिए ईरानी फ़ौज से बाहमी राब्ता रखना होगा। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान में जंग बंदी मुआहदे के बाद मुज़ाकराती टीमों को जुमे के रोज़ इस्लामाबाद आने की दावत दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि वो आने वाले दिनों में मज़ीद खुशखबरियाँ शेयर करने के मुंतज़िर हैं। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में लिखा कि इंतहाई आजिज़ी के साथ मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि ईरान और अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ हर जगह बाशमूल लेबनान फौरी तौर पर जंग बंदी पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस दानिशमंदाना फैसले का गर्मजोशी से खैर मकदम करता हूँ और दोनों ममालिक की क़यादत का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। साथ ही मैं उनकी मुज़ाकराती टीमों को दावा देता हूँ कि वो जुमा 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएं ताकि तमाम तनाज़ात के हतमी हल के लिए मज़ीद बातचीत की जा सके। उन्होंने कहा कि दोनों फरीकों ने गैर मामूली बसीरत और समझ बूझ का मुज़ाहरा किया है और अमन और इस्तेकाम के मकसद को आगे बढ़ाने में तामीरी तौर पर मसरूफ़ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात पायदार अमन के क़याम में कामयाब होंगे और हम आने वाले दिनों में मज़ीद खुशखबरियाँ भी शेयर करने के ख्वाहिशमंद हैं। ईरान ने तस्दीक की है कि अमेरिका के साथ अब 10 नुकाती एजेंडे पर मुज़ाकराती अमल 15 रोज़ के लिए इस्लामाबाद में जुमे से शुरू होगा, जिसमें ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद तोसी भी की जा सकेगी। این مذاکرات
ये मुज़ाकरात अमरीकी फरीक पर मुकम्मल अदम एतमाद के बावजूद जुम्मा 21 फरवरी से इस्लामाबाद में शुरू होंगे और ईरान ने इन मुज़ाकरात के लिए 2 हफ्तों का वक्त मुकर्रर किया है। ये मुद्दत फरीक़ैन की बाहमी रजामंदी से बढ़ाई भी जा सकती है। این زمان با توافق طرفین قابل تمدید است. ضرورت دارد ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने ताज़ा तरीन बयान में कहा है कि गुज़िश्ता 40 दिनों में ईरानी अवाम और मुसल्लह अफवाज की मज़ाहमत ने दुश्मन को पसपाई पर मजबूर कर दिया है और जंग के बेशतर अहदाफ हासिल हो चुके हैं। बयान के मुताबिक ईरान ने इब्तिदा से ही फैसला किया था कि जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक दुश्मन को पछतावे और मायूसी की कैफियत में ना पहुंचा दिया जाए और मुल्क के खिलाफ तवील मुद्दती खतरात ख़त्म ना हो जाए। बयान में कहा गया कि ईरान ने अमरीकी सदर की जानिब से दी गई मुतअद्दिद डेडलाइंस को मुस्तरद किया है और वाज़ेह किया है कि दुश्मन की किसी भी मोहलत को कोई अहमियत नहीं दी जाती। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक अब जबकि ईरान को मैदान जंग में बरतरी हासिल है और अमेरिका इसके बेशतर मुतालबात तस्लीम कर चुका है, इसलिए फैसला किया गया है कि मुज़ाकरात जुमे के रोज़ इस्लामाबाद में होंगे ताकि जंग में हासिल होने वाली कामयाबियों को सियासी सतह पर भी मजबूत किया जा सके। बयान के मुताबिक ये मुज़ाकरात ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन जारी रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर इस मुद्दत में तोसी भी मुमकिन है। सऊदी अरब ने ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाली आरसी जंग बंदी की खबरों पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि वो इस पेशरफ्त का खैर मकदम करता है। सऊदी अरब की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सऊदी अरब पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली सालसी की उन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है जिनका मकसद एक ऐसे मुस्तकिल माहिदे तक पहुंचना है जो सलामती और इस्तेकाम को यकीनी बनाए और उन तमाम मसाइल का हल पेश करे जो कई दहाइयों से अदम इस्तेकाम और अदम तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बने हुए हैं। इन मुज़ाकरात का पस मंज़र क्या है और पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा कर रहा है, बता रहे हैं पाकिस्तान से उमर दराज नंगियाना। गुज़िश्ता रात की काफ़ी कशीदा सूरत हाल और फिर रात भर की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज सुबह ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान दोनों सीज़ फायर पर राज़ी हो गए हैं। अमेरिका और ईरान की तरफ से भी मुख्तलिफ पैगामात में इस बात की तस्दीक की गई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब अमेरिका और ईरान दोनों को पाकिस्तान में इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को मदऊ किया है ताकि वो बराह रास्त बातचीत कर सकें और इस सीज़ फायर के बाद इस जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए कोई कॉन्क्लूसिव इक़दाम किए जा सकें। जो सीज़ फायर किया गया है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये तमाम तर रीजन के ऊपर लागू होगा, यानी जहाँ भी कशीदगी पाई जाती थी उसको फौरी तौर पर रोक दिया जाएगा। इसमें जो एक नुक्ता अब तक वाज़े नहीं है वो लबनान के हवाले से है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और ईरान की तरफ से जो बयान सामने आए हैं उनमें यह कहा गया है कि ये सीज़ फायर लबनान पर भी लागू होता है, लेकिन इजराइल के वज़ीर आज़म के दफ्तर की तरफ से एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने अमेरिका के इस कदम की हिमायत की है कि वो सीज़ फायर की तरफ जा रहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि लबनान पर यह सीज़ फायर लागू नहीं होगा। अब एक नज़र इस पर डालते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को दी जाने वाले अल्टीमेटम और सीज़ फायर के ऐलान के दरमियान में क्या हुआ, क्योंकि उससे पहले सूरत हाल काफ़ी कशीदा थी। ईरान की तरफ से भी ऐसे सिग्नल्स आ रहे थे कि वो शायद किसी किस्म की कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिकी सदर की तरफ से भी कुछ ऐसे बयानात आए थे जिसमें उन्होंने काफ़ी सख्त लहजा इस्तेमाल किया था। तो ऐसा दरमियान में क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया और सीज़ फायर की तरफ चला गया। अमेरिकी सदर की दी जाने वाली डेडलाइन ख़त्म होने से चंद ही घंटे पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से एक्स पर एक पैगाम सामने आया। इसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से ये अपील की कि जो डेडलाइन उन्होंने दी है उसमें मज़ीद 2 हफ्ते की तौसीह कर दी जाए, क्योंकि उनके ख्याल में जो बैक चैनल मुज़ाकरात ईरान के साथ चल रहे हैं वो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं और उसका नतीजा निकल सकता है। उन्होंने ईरान से भी ये अपील की कि वो इन 2 हफ्तों के दौरान आबनाए हुर्मुज़ को खैर सगाली के तौर पर खोल दे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के इस पैगाम के बाद वाइट हाउस ने यह कहा कि उनका ये पैगाम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचा दिया गया है और वो मौजूद वक्त पर इसका जवाब देंगे। उसके बाद ये तवक्कुआत पैदा हो गई थी कि अब शायद कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। उसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये पैगाम सामने आया जिसमें उन्होंने सीज़ फायर की तस्दीक की और उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से जो प्रपोज़ल आया था डेडलाइन में 2 हफ्ते की तौसीह करने का, वो मंजूर किया है बशर्ते कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोल दे। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी उसके बाद एक पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के अवाम और उनकी अफवाज की तरफ से मुसलसल मज़ामत के बाद दुश्मन पसपाई पर मजबूर हुआ है और उनको बेशतर अहदाफ हासिल हो गए हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यह भी कहा कि अब जबकि उनको मैदान जंग में कामयाबी हासिल हो गई हैं तो अब ज़रूरी है कि इनको
سیاسی سطح پر بھی محفوظ بنایا جا سکے، جس کے لیے انہوں نے کہا کہ اب مذاکرات کا سلسلہ اسلام آباد میں جمعے کے روز سے شروع ہوگا۔ اب ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ مذاکرات کیسے ہوں گے اور کن نکات کے اوپر ہوں گے۔ تو یاد رہے کہ سب سے پہلے امریکہ نے ایک 15 نکاتی پروپوزل ایران کو بھجوایا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے اوپر مزید بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن ایران نے اس کو مسترد کیا تھا اور انہوں نے اپنے کچھ 5 پوائنٹس جو ہیں وہ امریکہ کو بھجوائے تھے۔ امریکہ نے وہ بھی منظور نہیں کیے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے مسلسل یہ کہا جا رہا تھا کہ بیک چینل مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران یہ بھی سامنے آیا کہ ایران نے ایک 10 نکاتی پروپوزل جو ہے وہ امریکہ کو بھجوایا ہے، جو حال ہی میں اسے موصول ہوا تھا۔ اب جو مذاکرات امریکہ اور ایران کے درمیان ہوں گے وہ شاید انہی 10 نکات کے ارد گرد ہی ہوں گے، جس میں ایران نے یہ کہا ہے کہ اس میں وہ تمام مطالبات شامل ہیں جو کہ امریکہ بھی اپنے پروپوزل میں شامل کرنا چاہ رہا تھا۔ ان نکات میں جو ایران کے بڑے بڑے مطالبے ہیں ان میں سب سے بڑا یہ ہے کہ ایران کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے اس کو فوری طور پر روک دیا جائے اور اس بات کی گارنٹیز دی جائیں کہ دوبارہ اس پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ایران نے یہ بھی مطالبہ کر رکھا ہے کہ اس پر لگائی جانے والی تمام اقتصادی پابندیاں اٹھائی جائیں اور ساتھ ہی امریکہ میں جو اس کے اثاثے منجمد ہیں ان کو فوری طور پر کھول دیا جائے۔ ان 10 نکات میں یہ بھی شامل ہے کہ آبنائے ہرموز کو کھولنے کے حوالے سے ایک میکانزم بنایا جائے گا اور ساتھ ہی جو اس جنگ کی وجہ سے ایران کے اندر نقصانات ہوئے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو اخراجات ہوں گے ان کا بندوبست بھی کیا جائے گا۔ اور پھر ان نکات میں یہ بھی شامل ہے کہ جتنے محاذوں پر اس وقت جنگ چل رہی ہے اس کو مکمل طور پر روک دیا جائے گا اور ساتھ ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ وہ تمام نکات ہیں جن کے اوپر اسلام آباد میں 10 اپریل سے شروع ہونے والے مذاکرات کے اندر بات چیت کی جائے گی۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد ایران کے دارالحکومت تہران میں لوگ ایران کے رہبر اعلیٰ مجتبی خامنہ ای کی تصاویر والے جھنڈے اٹھائے سڑکوں پر نکل آئے۔ نامہ نگار خاشیار جنیدی کا کہنا ہے کہ ایران میں جنگ بندی پر ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ ان کے مطابق جہاں لوگوں کو یہ راحت ہے کہ اب بجلی کی تنصیبات پر حملہ نہیں ہوگا، وہیں حکومت کی مخالفت کرنے والوں کو حکومت کے عتاب کا ایک بار پھر سامنا کرنا پڑے گا۔ Why should we cease fire? Obviously, here it is written, Strait of Hormuz will remain closed. Now it has opened again. Whatever our leader says goes. We are obedient to him. Whatever His Excellency says, we obey the leader's command. Not a step ahead nor a step behind. If he deems it appropriate, we will have a ceasefire. If not, we are ready to stay in the streets and fight forever. اسرائیلی فوج نے آج صبح جنوبی لبنان میں فضائی حملے کیے ہیں، جو اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اسرائیل کی نظر میں امریکہ اور ایران جنگ بندی معاہدے کا اطلاق لبنان پر نہیں ہوتا۔ معاہدے کے اعلان کے بعد اسرائیل نے آج صبح جنوبی لبنان کے شہروں سورا اور نباتیہ پر فضائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اس بات کی تردید کی ہے کہ اس معاہدے میں ایرانی حمایت یافتہ لبنانی مسلح گروپ حزب اللہ کے ساتھ تنازع بھی شامل ہے۔ ابھی تک لبنانی حکومت اور حزب اللہ کا موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ اس معاہدے میں ثالث کا کردار ادا کرنے والے پاکستان کا کہنا ہے کہ اس معاہدے میں لبنان بھی شامل ہے۔ حالیہ دنوں میں سامنے آنے والی خبروں کے مطابق حزب اللہ نے ایران سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ طے پانے والے کسی بھی معاہدے میں انہیں بھی ضرور شامل کرے۔ دریں اثنا اسرائیل نے اشارہ کیا کہ وہ لبنانی سرزمین کے اندر سرحد کے ساتھ ایک سیکیورٹی بفر زون قائم کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوجی لبنان میں داخل ہو چکے ہیں اور اس سے خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں اسرائیل لبنان کے کچھ حصوں پر قبضہ کر سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے شہر سور میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی انخلاء کا نیا حکم جاری کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے گھر فوری طور پر خالی کر دیں اور اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے دریائے زہرانی کے شمال میں چلے جائیں۔ یاد رہے اس سے قبل اسرائیل نے کہا تھا کہ وہ صدر ٹرمپ کے ایران کے خلاف 2 ہفتوں کے لیے حملوں کو معطل کرنے کے مشروط فیصلے کی حمایت کرتا ہے، تاہم اسرائیل کا کہنا تھا کہ اس جنگ بندی کا اطلاق لبنان پر نہیں ہوگا۔ سامعین، امریکہ نے ایران میں 11,000 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ان میں سے کئی اہداف کی نشاندہی مصنوعی ذہانت یعنی AI کی مدد سے کی گئی، جس کے باعث بعض ماہرین اسے دنیا کی پہلی AI جنگ قرار دے رہے ہیں۔ تاہم اس ٹیکنالوجی کے استعمال پر شدید تحفظات بھی سامنے آ رہے ہیں، خاص طور پر اس کی درستگی۔
اور اس بات پر کہ اگر AI غلطی کرے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ جانیے مارک چیشلک کی اس رپورٹ میں۔ اب یہ جانے پہچانے مناظر ہیں، ایران میں اہداف پر امریکی فضائی حملے، لیکن یہ کم ہی لوگوں نے دیکھا ہے۔ یہ میون اسمارٹ سسٹم ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم جو اپنے مشنز کے انتخاب، تکمیل اور پلاننگ کے لیے مصنوعی ذہانت یعنی AI کا استعمال کرتا ہے۔ یہ سسٹمز ہمیں چند سیکنڈز میں بے پناہ معلومات کو جانچنے میں مدد دیتے ہیں تاکہ ہمارے لیڈرز انفارمیشن کے انبار سے بہتر انتخاب کر سکیں اور دشمن کے رد عمل کے مقابلے میں تیزی سے بہتر فیصلے کر سکیں۔ متنازع امریکی ٹیک کمپنی پلانٹیئر اس کام کے ایک بڑے حصے کی ذمہ دار ہے، اور میون کا اب امریکی فوجی کارروائیوں میں ایک لازمی کردار ہے۔ میرے خیال میں فوجی تاریخ میں یہ پہلی مہم ہے جس میں AI کے ذریعے منصوبہ بندی اور عمل درآمد کیا گیا ہے، جس کے ہر پہلو میں AI لازمی حصہ ہے۔ میون اسمارٹ سسٹم کو انٹیلیجنس، سیٹلائٹ اور ڈرون امیجز، ریڈار اور ریڈیو چیٹر سمیت بڑے پیمانے پر ڈیٹا اکٹھا کر کے ہدف سے متعلق تیزی سے فیصلے کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ سسٹم اس ڈیٹا کا تجزیہ کرتا ہے اور ہدف بنانے کے لیے سفارشات فراہم کر سکتا ہے۔ یہ اہلکاروں اور فوجی ہارڈ ویئر جیسے ہوائی جہازوں کی دستیابی کی بنیاد پر مشورہ دیتا ہے کہ کتنی طاقت استعمال کی جائے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ نے جنگ کے دوران 11,000 سے زیادہ ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں کے اسکیل کو جزوی طور پر AI کے استعمال سے منسوب کیا گیا ہے، لیکن کچھ لوگ مشن کی منصوبہ بندی میں AI کے استعمال کے خطرات کے بارے میں فکر مند ہیں۔ رفتار اور اسکیل کی یہ ترجیح اور طاقت کا استعمال اہداف سے متعلق معلومات کے لیے بہت کم وقت دیتا ہے کہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ان میں حادثاتی طور پر شہری اہداف شامل نہ ہوں۔ ٹیکنالوجی بنانے والے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اگرچہ مصنوعی ذہانت تجاویز دیتی ہے، لیکن ہر مرحلے میں انسان شامل ہوتا ہے، مگر کچھ لوگوں کو خدشہ ہے کہ انسان کی حفاظتی نگرانی کے باوجود تیزی سے کارروائی کرنے کا دباؤ ایک مسئلہ پیدا کر سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ آیا مصنوعی ذہانت اس حملے میں استعمال ہوئی تھی یا نہیں جس نے جنوبی ایران میں ایک اسکول کو تباہ کر دیا، جس میں ایرانی حکام کے مطابق 168 لوگ ہلاک ہوئے۔ لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ جنگ کی رفتار تیز کرنے کے لیے جب ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی تو ذمہ داری کا سوال بھی پیدا ہوگا۔ اگر سسٹم کسی ایسے ہدف کو منتخب کرتا ہے جس میں بعد میں عام شہری نشانہ بن جائیں تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ یہ فوج کی ذمہ داری ہے۔ جب ان مسائل کے بارے میں پوچھا گیا تو پینٹاگون نے آپریشنل سیکیورٹی کا حوالہ دیتے ہوئے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اگرچہ میون کا حصہ ہونے کے باوجود ایک دوسری AI کمپنی اینتھروپک کو وزارت دفاع نے ایران کے ساتھ جنگ شروع ہونے سے ذرا پہلے سپلائی چین رسک قرار دیا تھا، کیونکہ اس نے اپنی مصنوعی ذہانت کا استعمال خودکار ہتھیاروں اور نگرانی تک محدود رکھا تھا۔ پلانٹیئر کا کہنا ہے کہ متبادل ٹیکنالوجی اس کی جگہ لے سکتی ہے۔ اس وقت تو یہی لگتا ہے کہ AI کا استعمال حالیہ اور آئندہ تنازع میں بڑھتا ہی جائے گا۔ کابل میں تعینات چین کے سفیر کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان اعتماد سازی، خیر سگالی اور عدم تشدد کا عمل جاری رہے گا۔ یہ بات انہوں نے کابل میں افغان وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران کہی۔ وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کابل میں تعینات چین کے سفیر یاو زونگ سے ملاقات کے دوران چین کے شہر اورمچی میں جاری مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق امیر خان متقی کا کہنا ہے کہ اب تک کی بات چیت نتیجہ خیز رہی ہے اور امید ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے جزوی تشریحات بات چیت کی پیش رفت میں رکاوٹ نہیں بنیں گی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر خارجہ نے اورمچی میں مذاکرات کے انعقاد اور میزبانی پر اپنے چینی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا ہے اور سعودی عرب، ترکی، قطر اور متحدہ عرب امارات کی ثالثی کی کوششوں کی بھی تعریف کی ہے۔ کابل میں تعینات چین کے سفیر کا کہنا ہے کہ ان کا ملک افغانستان اور پاکستان کے درمیان اعتماد کی فضا پیدا کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ چینی سفیر کا کہنا ہے کہ چین نے غیر جانبداری کے اصول کے تحت یہ عمل شروع کیا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ امید ہے کہ خطے کی جغرافیائی سیاسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے افغانستان اور پاکستان کے درمیان اعتماد سازی، خیر سگالی اور عدم تشدد کا عمل جاری رہے گا۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کے آرٹیمس 2 مشن کے خلاباز چاند کی جانب سے اپنے تاریخی سفر کی تکمیل اور ایک مکمل سورج گرہن دیکھنے کے بعد اب واپس زمین کی طرف رواں دواں ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیل جانیے حسن عباس کی اس رپورٹ میں۔ اگر آپ کسی کو یہ کہتے سنیں کہ دنیا چاند تک پہنچ چکی ہے تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب تو چاند سے تھوڑا آگے جا کر یو ٹرن بھی لے چکی ہے۔
گزشتہ ہفتے شاید آپ نے خبروں میں یہ ویڈیو دیکھی ہوگی. یہ ناسا کے آرٹیمس دوم کے مشن لانچ کی ویڈیو تھی. اس مشن کے دوران منگل کو چاند کے عقبی حصے کے طرف سے گزرنے کے عمل کے دوران خلائی جہاز اورائن پر سوار چاروں خلاباز اس وقت زمین سے سب سے زیادہ فاصلے پر سفر کرنے کا ریکارڈ بنانے میں کامیاب ہوئے جب وہ کرۂ ارض سے 4,06,771 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچے. اس سے قبل زمین سے سب سے دور سفر کا ریکارڈ اپولو 13 کے عملے کے پاس تھا جو 1970 میں 4,01,71 کلومیٹر دور پہنچے تھے. اس تاریخی سفر کے دوران ایک قابل ذکر واقعہ یہ تھا کہ سفر کے دوران ایک وقت ایسا بھی آیا جب خلابازوں کا زمین سے رابطہ منقطع ہو گیا. دوران سفر امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں موجود مشن کنٹرول سے خلابازوں کا رابطہ مسلسل برقرار رہا لیکن یہ ربط اس وقت تقریباً 40 منٹ کے لیے ٹوٹ گیا جب خلاباز چاند کے عقب سے گزرے اور خلائی جہاز اور زمین کے درمیان رابطے کی وجہ بننے والے ریڈیو اور لیزر سگنلز چاند کے درمیان میں آنے کی وجہ سے بند ہو گئے. 40 منٹ کی خاموشی کے بعد جب یہ رابطہ دوبارہ قائم ہوا تو اورائن پر موجود مشن اسپیشلسٹ کرسٹینا کوچ نے کہا زمین کی طرف سے دوبارہ آواز سن کر بہت خوشی ہوئی. امریکی خلائی ادارے ناسا کے آرٹیمس دوم مشن کے خلاباز چاند کی جانب اپنے تاریخی سفر کی تکمیل اور ایک مکمل سورج گرہن دیکھنے کے بعد اب واپس زمین کی طرف رواں دواں ہیں. خلابازوں کی زمین پر واپسی کے سفر میں 4 دن لگیں گے اور وہ امریکہ کے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق جمعے کی شب 8:07 پر ملک کے مغربی ساحل کے قریب بحر الکاہل میں اتریں گے. آرٹیمس دوم 1 اپریل کو امریکہ کی طرف سے لانچ کیا گیا خلائی مشن ہے جو 1972 کے بعد خلابازوں کی چاند کی جانب پہلی پرواز ہے. انڈیا کے بہت سے شہر اپنے روایتی ہنر کے لیے مشہور ہیں. بنارس کی ساڑیاں ہوں یا مراد آباد کا پیتل کا سامان یا پھر بریلی کی زردوزی، ان کی مقبولیت سرحدوں کی محتاج نہیں رہی. لیکن اس ہنر کو نسل در نسل زندہ رکھنے والے کاریگروں کو اب جدید ترین مشینوں سے مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے. مشینوں سے بنایا جانے والا سامان سستا تو ہوتا ہے لیکن اس میں وہ نزاکت اور باریکی کہاں جو ہاتھ کے کام میں ہوتی ہے. تو کیا ہے اس روایتی ہنر کا مستقبل؟ جانتے ہیں نائلہ خواجہ کی اس رپورٹ میں. 3-4 مہینے سے تو کام کر ہی نہ ہے. بہت سے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ باپ نہ ہے کیا کرو گے، مگر یہ ہے کہ ہاں جو مجھ سے ہوگا وہ کریں. ہم جو ڈیپینڈ ہیں ہمیں کیول اپنے سہارے پہ کام کرنا، ہمارے پاس سرکار کا کوئی سہارا نہیں ہے. آپ اس میں موتی بھی لگا دو گے، کردانہ بھی لگا دو گے، ریشم بھی سل دو گے، الگ الگ بھی یوز کر لو گے. مشین از لائک ٹھیک ہے، مشین کی ایک لمیٹیشن ہے. جس حساب سے اس کے ریٹ مل رہے ہیں اس حساب سے یہ کام بیٹر نہیں لگ رہا ہے. نہ تو اس میں خرچے پورے ہو پاتے ہیں، نہ ہی بچوں کی پڑھائی آگے کے لیے ہو پاتی ہے. آج کل ماں باپ اپنے بچوں کو کام سیکھنے نہیں دیتے. میرا لڑکا بھی، میں بھی نہیں سکھا رہا ہوں اپنے لڑکے کو کام. اس وقت پیتل کا ساز و سامان بنانے والی ایک فیکٹری میں ہوں جہاں دستکاری کے بدلتے ہوئے انداز کی ایک جھلک نظر آتی ہے اور شاید اس کا مستقبل بھی. وہی نقشہ ڈیزائن جو کاریگر کبھی چھوٹے چھوٹے کارخانوں میں اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے آج چائنیز مشینوں کی مدد سے بہت بڑی تعداد میں اور بہت کم وقت میں تیار ہو جاتے ہیں. یہاں رفتار زیادہ ہے اور لاگت کم، بس کاریگروں کی جگہ ان جدید مشینوں نے لے لی ہے. مراد آباد کو اکثر براس سٹی یا پیتل نگری کہا جاتا ہے. شہر کے اندرونی علاقوں کی ان گلیوں پر کبھی پورے شہر کی معیشت ٹکی ہوئی تھی. یہاں ہاتھ سے بننے والا پیتل کا خوبصورت ساز و سامان پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتا تھا. شہر کا کاروبار بھی چلتا تھا اور دستکاروں کی زندگیاں بھی. لیکن اس شہر کی اصل کہانی صرف بازاروں یا ایکسپورٹ کی نہیں بلکہ ان کاریگر گھرانوں کی بھی ہے جنہوں نے نسل در نسل اس ہنر کو زندہ رکھا ہے. توصیف کا تعلق بھی ایسے ہی ایک گھرانے سے ہے. جیسے ہماری دہاڑی تھی 600 روپے 800 روپے کا ہم کام کر لیتے تھے، اب وہ پورا نہیں ہو پا رہا. اب کہیں مزدوری بھی کرتے ہیں تو 500 سے 600 روپے مل بھی جاتے ہیں تو مگر 8 سے 10 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے تو بھی پورا نہیں ہو پا رہا. کافی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جیسے ہمارے محلے میں 25 جگہ مشینیں لگی ہوئی تھی براس پالش کی، اور وہ ساری 25 جگہ میں سے ہٹ کے کم 2 سے 3 جگہ رہ گئی ہیں بس. کچھ جیسے اب خالی پڑے تو کیا کریں، گھر کا خرچہ کافی ہے تو اس وجہ سے پیکنگ کا کام کر لیا ہے، کہیں ہیلپر ہی کا کر لیا، کچھ نہ کچھ جیسے مل گیا ہے تو ایسا ہی سب کچھ کام کرنا پڑ رہا ہے. بدلے ہوئے حالات میں چھوٹے کاریگروں کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، صرف کارخانوں میں نہیں بلکہ گھروں میں کام کرنے والی خواتین کے لیے بھی.
जो कहीं पीतल के फ्रेम बनाकर तो कहीं तांबे की बुनाई करके अपना गुजारा करती थीं। बिरास का काम कम हुआ तो हमने ये चीज़ें तैयार करनी शुरू कर दी हैं। अब मुरादाबाद में काम नहीं है बिरास का तो फिर नहीं कर सकते उसको। आयशा के पास 50 से 60 ख्वातीन काम करती हैं। उनको सिर्फ पेमेंट देने में फाइनेंस प्रॉब्लम आ जाती है। फिर मेरे लिए अपना जो बचा हुआ होता है, जो जुड़ा हुआ होता है बच्चों का, वो सब उनको देना पड़ जाता है फिर मजबूरी में। ये पीस तैयार होता है हमारा। इन्हीं में से एक है फरजाना, जो अरसे से इसी हुनर के ज़रिए अपना घर संभालती आ रही हैं। फरजाना के लिए ये सिर्फ काम कम होने की बात नहीं, ये घर चलाने की एक लगातार जंग है। 3-4 महीने से तो काम कर ही ना है। बेटी की शादी है, तैयारी नहीं हो पा रही मेरी, कोई भी ऐसी दिक्कत आ रही है पैसे की वजह से। बहुत से तो कहने वाले कहते हैं कि बाप ना है क्या करोगे, मगर ये है कि हाँ जो मुझसे होगा वो करूँगी बेटी के लिए। ये अल्फाज ज़रूर फरजाना के हैं, लेकिन ये घर घर की कहानी है। मुरादाबाद से बरेली का सफ़र ज़्यादा दूर नहीं, मगर इस सफ़र में एक और रिवायती हुनर की कहानी छुपी है। अगले शहर में जरदोज़ी की कारीगरी भी मिलते जुलते सवालों का सामना कर रही है। आज ज़्यादातर कारीगर बेहतर काम की तलाश में शहर छोड़ने पर मजबूर हैं और सूरत, अहमदाबाद, पानीपत जैसे शहरों का रुख कर रहे हैं, जहां इन रिवायती कामों को बड़ी मशीनों के ज़रिए किया जा रहा है और अब नई नस्ल ये हुनर सीखने को तैयार नहीं। 15 साल होंगे इस बात को लगभग। काम कम हो गया एक्सपोर्ट का 15 साल से। न पहले घर घर में काम होता था एक्सपोर्ट का, मशीन एमब्रॉयडरी ज़्यादा निकल रही है और अब तो मशीन मोती टीकी भी लगाने लगी है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सिर्फ हाथ से काम होता था, अब मशीन काम ज़्यादा आ गया। लगभग 80%, 100 में 80% कारीगर बाहर जाता है। गुजरात भी जाते हैं, बम्बई जाते हैं। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को काम सीखने नहीं दे रहे हैं। मेरा लड़का भी, मैं भी नहीं सिखा रहा हूँ अपने लड़के को काम। मतलब नए कारीगर ज़्यादा नहीं बन रहे हैं। बहुत से लोगों ने काम छोड़ दिया और काम कर रहे हैं बेचारे। बरेली का एक जरदोज़ी का कारखाना। यहाँ कारीगर आरी और रेशम के धागों से कपड़ों पर नक्श उतारते हैं। एक ही डिज़ाइन को मुकम्मल करने में हफ्ते या कभी कभी महीने लग जाते हैं। ये काम सिर्फ हुनर नहीं बल्कि सब्र और वक्त भी मांगता है। मगर बदलते हुए बाजार और सस्ती मशीन एम्ब्रॉयडरी ने इस रिवायती काम पर असर डालना शुरू कर दिया है। पुराने शहरी इलाकों के ये कारखाने अब खाली होते नजर आ रहे हैं। बदलते हुए हालात में बड़े इदारों ने तो खुद को वक्त के मुताबिक ढाल लिया, लेकिन गैर मुनज़्ज़म कारीगर पीछे रह गए। जिन लोगों ने कभी आरी और धागे से नक्श बनाए, आज उनमें से अक्सर सड़कों पर सवारियां उठा रहे हैं। ये तब्दीली सिर्फ पेशे की नहीं बल्कि पूरी एक पहचान की तब्दीली है। यही मैंने ये काम कम से कम 12-13 साल की उम्र से सीखा था। फिर उसके बाद कई साल तक किया, उसके बाद काम बहुत मद्दा हो गया था, फिर छोड़ना पड़ा। कई रिसर्च के मुताबिक इन शहरों के ज़्यादातर छोटे घरेलू कारखाने मुस्लिम कारीगर ख़ानदान चलाते हैं, जो नस्लों से इस पेशे से जुड़े हैं। सबा का ख़ानदान भी उन्हीं में से एक है। 8-10 साल काम करने के बाद फिर मैंने बाहर कंप्यूटर जॉब ज्वाइन किया है। डेली अप डाउन करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें अब कुछ रहा नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें खर्चे पूरे हो पाते हैं, ना ही बच्चों की पढ़ाई आगे के लिए हो पाती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जितनी बढ़ती चली जा रही हैं। पहले तो बहुत अच्छा काम था, लेकिन अब तो ज़्यादातर लोग मशीन से काम कराने लगे हैं ना, और हैंड वर्क ज़्यादा ख़त्म कर दिया गया है, तो उससे भी मतलब फ़र्क पड़ा है काम पर। और यूं ये हुनर सिर्फ बाजार से ही नहीं, घर के अंदर से भी आहिस्ता आहिस्ता गायब होता जा रहा है। 50% लड़कियां तो नहीं चाह रही हैं ये काम सीखें, क्योंकि आजकल घरों में हो भी नहीं रहा है ना ज़्यादा। पहले घरों में होता था तो लड़कियां सीख लेती थी। एकदम से हम दूसरा काम सीख भी नहीं सकते हैं। जब तक हम सीखेंगे तब तक हमारी पोजीशन थोड़ी और ख़राब हो सकती है। तो कोशिश यही रहेगी कि ये काम बंद ना हो, प्रॉपर तरीके से थोड़ा बहुत जैसा भी मिले बस मिलता रहे, काम चलता रहना चाहिए। बरेली के बाज़ार में ये फ़र्क और साफ नज़र आता है। हाथ की जरदोज़ी और मशीन का काम, यहाँ फ़ैसला हुनर का नहीं बल्कि बिकने वाली चीज़ का होता है। जैसे ये मशीन का काम है। अब मशीन के साथ लिमिटेशंस क्या है कि मशीन्स 1 या 2 प्रकार की मटेरियल सिल सकती है। ये आपका हैंडवर्क है। अब इसमें आप मटेरियल्स के टाइप देखो,
कितने अलग अलग प्रकार के मटेरियल लगे हुए हैं, आप इसमें मोती भी लगा दोगे, करदाना भी लगा दोगे, रेशम भी सिल दोगे, अलग अलग भी यूज़ कर लोगे। मशीन इज़ लाइक ठीक है, मशीन की एक लिमिटेशन है, मैं कह रहा हूँ ये अपनी जगह बिकता है, ये अपनी जगह बिकता है। जब ये डिज़ाइन अगर मैं हैंड से बनवा रहा हूँ लगभग 800 रुपीज़ का, ये सेम चीज़ मशीन नहीं बनाएगी, मशीन बनाएगी तो 800 से एक्सीड कर जाएगी। अब ये सेम चीज़ जब हमने मशीन से बनवाई है तो लेट्स से अगर ये 300 रुपये का काम है, अगर मैं हैंड से बनवाने जाऊँगा तो 500 रुपये हो जाएंगे। ये सूरत में इसकी इस समय प्लांट सब लग चुके हैं, सारे जितने भी नए एम्ब्रॉयडरी सेटअप्स वहाँ लग रहे हैं, बीड्स एम्ब्रॉयडरी मशीन के लग रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे टाई अप्स हैं डायरेक्ट फैक्ट्री से, तो हम उनको फैब्रिक भिजवाते हैं और उसके ऊपर प्रॉपर बीड्स वर्क करवा के उसको सेल आउट करते हैं। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत बगैर किसी ज़मानत के कर्ज़े फराहम करती है, लेकिन सनत से जुड़े लोगों ने हमें बताया कि इन स्कीमों से इस्तिफ़ादा करना बहुत पेचीदा काम है। जरदोज़ी की मईशत का निज़ाम समझने के लिए हमने बरेली कॉलेज की प्रोफेसर कोमल मित्तल से बात की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, वो मिनिस्ट्री है, वो भी ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है, बाद में टूल किट भी देती है, वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करती है, फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध कराती है, लेकिन उसके बाद का एक जो फॉलो अप होता है वो नहीं हो रहा। हाँ भाई 5 साल बाद 3 साल बाद एक बार फिर उसकी एक 15 दिन की आप ट्रेनिंग क्यों नहीं कराते हो कि आज की डेट में मार्केट में ये नए ट्रेंड आए हैं। बरेली और मुरादाबाद से रिवायती काम ख़त्म होकर उन रियासतों को मुंतकिल हो रहे हैं जहां पहले से बड़ी तादाद में सनतें मौजूद हैं, बेहतर स्कीमें और सहूलियात भी दस्तयाब हैं। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में इन दस्तकारों की मदद के लिए स्कीमें नहीं हैं, लेकिन माहिरीन और दस्तकारों के मुताबिक वो काफ़ी नहीं। ज़्यादातर दस्तकार इनफरादी और गैर मुनज़्ज़म तौर पर काम करते हैं और उनके लिए इन स्कीमों से फ़ायदा उठाना काफ़ी मुश्किल होता है, और शायद इसी वजह से गुजरात में सूरत जैसे बड़े मराकज़ तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, जहां ज़ाहिर है कि इन कारीगरों की तो कुछ हद तक ज़रूरत है, लेकिन उनके हुनर की नहीं। और ये कहानी सिर्फ इन 2 शहरों की नहीं, उन तमाम रिवायती मराकज़ की है जो अपने मखसूस हुनर के लिए मशहूर हैं। और जहन में ये सवाल उठता है, क्या इन गैर मामूली दस्तकारों और उनके हुनर की दास्तानें सिर्फ किस्से कहानियों तक महदूद होकर रह जाएंगी? नायला ख्वाजा की इस रिपोर्ट के साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें। जहाज़ों की ट्रैकिंग करने वाली कंपनी मैरीन ट्रैफिक के मुताबिक बुध की सुबह से आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की नकलो हरकत के इब्तिदाई आसार देखने को मिले हैं। मैरीन ट्रैफिक के मुताबिक बुध की सुबह से 2 बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजर चुके हैं, जिनमें से एक यूनान की मलकियत है जबकि दूसरा लाइबेरिया में रजिस्टर्ड है। ताहम इन इतलात की आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी है। हालिया कशीदगी के बाद इस अहम बहरी रास्ते की बहाली को जंग बंदी का अहम नतीजा करार दिया जा रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक ताज़ा बयान जारी करते हुए दावा किया है कि हम यानी अमेरिका ईरान के साथ टैरिफ और पाबंदियों में नरमी पर बातचीत कर रहे हैं और करते रहेंगे। 15 नुकात में से कई पर पहले ही इत्तफाक हो चुका है। उनका मजीद कहना था कि अमेरिका ईरान के साथ मिलकर काम करेगा, जिसके बारे में हम इस नतीजे पर पहुंचे कि वहां एक निहायत नतीजा खेज रजीम चेंज रूनुमा हो चुकी है। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान यूरेनियम अफसुदगी नहीं करेगा और अमेरिका तेहरान के साथ मिलकर गहराई में दफन B-2 बमबार तैयारों की बमबारी के नतीजे में पैदा होने वाली तमाम जोहरी गर्द को खोद कर निकालेगा और ख़त्म करेगा। उनके मुताबिक ये तमाम अमल उस वक्त भी और पहले भी इंतहाई सख्त सैटेलाइट निगरानी में रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि ईरान को असला फराहम करने वाले ममालिक पर 50% टैरिफ आयद किया जाएगा। अमेरिका के नायब सदर JD वैंस ने जंग बंदी को एक नाजुक जंग बंदी करार देते हुए ईरान पर जोर दिया है कि वो तवील मुद्दती मुआहदे के लिए नेक नीति के साथ मुज़ाकरात करे, बसूरत दीगर नताइज के लिए तैयार रहे। यूरोपीय रहनुमाओं ने अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली आरजी जंग बंदी का खैर मकदम किया है। ताहम इस हवाले से यूरोपीय दारुल हुकूमतों में ये सवाल भी ज़ेर बहस है कि मुआहदे का क्रेडिट किसको दिया जाए और आइंदा क्या इक़दामात होने चाहिए। बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का कहना है कि ये जंग बंदी खित्ते और दुनिया के लिए एक लम्हाती सुकून का बाइस बनेगी। उन्होंने शराकतदार ममालिक से अपील की कि वो इस जंग बंदी को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें।
स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेज ने कहा कि जंग बंदियां हमेशा खुश आइंद खबर होती हैं। तमाम उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि उनकी हुकूमत उन लोगों की तारीफ नहीं करेगी जो दुनिया को आग लगाने के बाद महज एक बाल्टी लेकर आग बुझाने के लिए सामने आ जाएं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये अहम है कि अमेरिका ने ये सिफारती कदम उठाया। उन्होंने जोर दिया कि जंग के बाद की दुनिया से मुतल्लक फैसले करते वक्त हर मुल्क के मुफादात को मद्देनजर रखा जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टूकर ने पाकिस्तान की कामयाब सालसी कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि सफारतकारी के लिए मौके अब मजीद खुल गए हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जंग बंदी को कौमी इत्तेहाद और कामयाबी करार देते हुए कहा है कि ईरान हर मैदान में मुत्तहिद रहेगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से बुध की दोपहर टेलीफोनिक रब्ता भी किया है, जिसमें ईरान ने जुमा 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में तेहरान और वाशिंगटन में होने वाले मुज़ाकरात की शिरकत की तस्दीक की है। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी होने वाले एलामिया के मुताबिक तकरीबन 45 मिनट से ज़्यादा जारी रहने वाली इस खुशगवार और दोस्ताना गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने ईरानी क़यादत की दानिशमंदी और दूर अंदेशी की तारीफ की, जिन्होंने जंग बंदी पर आमादगी जाहिर की। पासदारान इनकलाब से मुंसलिक खबर रसां इदारे तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक आर्जी जंग बंदी के ऐलान के बाद तेहरान में सफाई और तामीर नौ के इब्तिदाई मराहिल का आगाज़ हो गया है। तस्नीम ने तेहरान के एक ज़िले मेयर के हवाले से रिपोर्ट किया है कि शहर में तबाह होने वाली इमारतों का सड़कों पर फैला मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है और सड़कें दोबारा खोली जा रही हैं, जबकि बाज़ मुकामात पर तामीर नौ के आगाज़ के लिए ज़मीन को हमवार भी किया जा रहा है।